We started International Law, Unit 3, State Jurisdiction, Territorial Jurisdiction and its limitations. You know, today we started Unit 3, State Jurisdiction, Territorial Jurisdiction, and its limitations. You know, state jurisdiction. I would like to express the meaning of state jurisdiction. What is state jurisdiction? First of all, you have know the state. I have explained in the yesterday classes of starting when we start the international law, the opinions of the states, different jurists and different laws which have been enshrined under the state. What is state? The definition of state, how the state grow, development and its origin, and how can state, what is the role of the state. But today we discuss state jurisdiction. राज्य अधिकारिता का आवश्यक रूप से संबंध आचरण या घटनाओं से है, नियमित करने के राज्य अधिकार से होता है। राज्य आचरण को विधायिका के द्वारा नियमित कर सकता है। राज्य अधिकारिता का संबंध अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा आंतरिक विधि के संबंध होता है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकारिता का प्रश्न है, यह राज्य अधिकारिता की वह सीमाएं निर्धारित करता है जिसके अंदर वास्तव में राज्य अधिकारिता का प्रयोग करता है। राज्य अधिकारिता प्रभुत्व संपन्नता के साथ समवितीर्ण नहीं होता है, यद्यपि दोनों में निकट संबंध होता है। राज्य अधिकारिता तथा उपयोग प्रभुत्व संपन्नता के कारण ही करता है। इस प्रकार अधिकारिता प्रभुत्व संपन्नता पर अधिकार आधारित होती है, परंतु इसका तात्पर्य है कि राज्य कदापि नहीं यह कार्य करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्येक राज्य चाहे जैसी परिस्थितियों में हो या होने पर हो, अधिकारिता का उपयोग या प्रयोग कर सकता है, जिसे एक राज्य अधिकारिता का प्रयोग समझता है। अन्य राज्य उसे अपने प्रभुत्व संपन्नता अधिकारों का उल्लंघन समझ सकता है। There are so many exponents and jurists who have explained the meaning of state jurisdiction. Number one is Max Havell. Max Havell is one of the most great exponent which have described of his own words the meaning of state jurisdiction. क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता दूसरे राज्यों के संबंध में उसके जिस हस्तक्षेप के पूर्ण स्वतंत्रता है, It was said by Max Havell, who was the great exponent of international jurist. एंड स्टार के अनुसार क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता के में तात्पर्य यह है कि उस प्रदेश के अंदर राज्य व्यक्तियों तथा उनकी संपत्ति पर तथा अन्य राज्यों के अपवर्जन में क्षेत्र अधिकार रखता है। राज्य का यह दायित्व होता है कि राज्य उसे पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करे तथा अपने क्षेत्र के अंदर हुए किसी भी घटना को संवर्जित करके उसे विधिपूर्ण लागू करे। अगर कोई अपराध
उस राज्य का व्यक्ति कोई अपराध करके किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो वहाँ का नागरिक हो जाता है, और वहाँ का नागरिक होने के पश्चात जब वह वहाँ रहने लगता है तो उस देश का यह दायित्व होता है क्या मुकदमा वहाँ चलेगा, नहीं, वह वही मुकदमा चलेगा जहाँ पर उसने अपना अपराध किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अपराध करते समय कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और अपराध भारत क्षेत्र के बाहर किया गया है तो भारतीय न्यायालयों में उस पर अधिकारिता होगी, भारतीय न्यायालय में ही उस पर मुकदमे चलाए जाएंगे। अब देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि एक चर्चित केस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, यह चर्चित मामला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड राम नारायण AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। प्रस्तुत वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई अभियुक्त अपना अपराध करके किसी अन्य देश में रहने लगता है अथवा वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इससे उस देश के न्यायालयों को उक्त अपराध के संबंध में अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी। अब आपको बताने वाले हैं कि इस केस में कहा गया है कि जिस राज्य में अपराधी अपराध करेगा उसी में ही उसके मुकदमे चलाए जाएंगे। प्रस्तुत बाद में कहा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड राम नारायण AIR 1955 सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया है कि जो भी अपराधी जिस देश में अपराध करेगा वह कहीं भी किसी भी देश में जाके अगर नागरिकता प्राप्त भी कर लेता है तो भी उससे वहाँ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसका मुकदमा जहाँ अपराध किया है वहाँ चलाया जाएगा। अब आपको नेक्स्ट बिंदुओं पर चलते हैं। अधिकारिता के अपवाद। अधिकारिता के अपवाद नंबर 1। अधिकारिता के अपवाद में राजनयिक प्रतिनिधि नंबर 1। राजनयिक दूतावास, विदेशी दूतावास, नंबर 3। विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासन, विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासन। नंबर 4।
राज्य के सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उन्मुक्ति, राज्य के सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उन्मुक्ति। There are 4 points. After that we have to discuss another. पांच, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। नंबर 6, प्रत्यर्पण संधियां। नंबर 7, विदेशी फौजें, विदेशी फौजें। नंबर 8, युद्धपोतों एवं उसके नाविकों की उन्मुक्ति, युद्धपोतों एवं उसके नाविकों की उन्मुक्ति। युद्धपोतों एवं उसके नागरिकों की मुक्ति। I have discussed 8 points, 8 which have been the general exception of state jurisdiction, and the 8 points are too much impressive and important for your exam. One question has been come in your exam. पहले मैं इसका थोड़ा विवरण आपको बता दूं। 8 के राजनयिक प्रतिनिधि। राजनयिक प्रतिनिधि का मतलब होता है कि राजनयिक प्रतिनिधि जो होते हैं इससे वर्जित होते हैं, ये इसमें शामिल नहीं होते। विदेशी दूतावास को इससे बाहर रखा गया है। विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासन जो होते हैं इसको भी उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। स्टेट जुरिडिक्शन इसका पूरा ख्याल रखेगा। राज्य के सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उन्मुक्ति, राज्य के सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उन्मुक्ति छूट दी गई है। उन संपत्तियों की जो संपत्ति राज्य के अधीन है, राज्य का उस पर अधिकार है, उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड व्हिच आर वर्किंग थ्रू विद द decorum of the international jurisdiction, they have been not touch up with any institutional statutes. Due to that, these institutions are freely work with in highly humble human care. प्रत्यर्पण संधियां, प्रत्यर्पण की संधियां जिन राज्यों के मध्य होती हैं उस संधियों में इसका प्रयोग होगा। संधियां एक दूसरे के ऊपर परस्पर लागू होंगी। संधियों के परस्पर लागू करने के पश्चात ही एक दूसरे के सहयोग और संवर्धन में ये सब कार्य करेंगे। विदेशी फौजें, द फॉरेन ट्रूप्स व्हिच आर द फॉरेन, दे विल negotiate with the states according to the rules and regulations and the decorum of the state. One state can
can invade or can treaties with that troops, then it will invade, or when the state will not make a treaty, then they will not invade. युद्धपोतों एवं उसके नाविकों की अनुमति, युद्धपोतों एवं उसके नाविकों की अनुमति, उस पर भी छूट है, इन अनुमतियों की भी छूट है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि एक क्वेश्चन है देखिए, one question has been the very important question for your exam. Define state jurisdiction. What are territorial jurisdiction? What are its limitations? There are three questions which have been very important. State jurisdiction. Define state jurisdiction. What are its territorial jurisdiction? What are its limitations? 20 number question. This question is very important for exam. Today I have completed my state jurisdiction and its limitations and territorial jurisdiction. That is the last lecture. Then from tomorrow I start another lecture, unit 3, another topic. Thank you very much. God bless you, all of you.